Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will discuss about the next topic of chapter number 3 that we have started recently. The topic is friction. इससे पहले कि हम फ्रिक्शन के बारे में बात करें, हम अपना प्रीवियस नॉलेज रिकॉल कर लेते हैं. हमने न्यूटन के लॉज पढ़े थे. उसके अकॉर्डिंग अगर कोई ऑब्जेक्ट कंटिन्यूसली कांस्टेंट स्पीड के साथ जो है वो मूव कर रहा है तो तब तक मूव करता रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई ना हो जाए. तो हम अक्सर डेली लाइफ में देखते हैं ऐसे बहुत से ऑब्जेक्ट कि वो मूव कर रहे हैं और विदाउट अप्लाइंग एनी एक्सटर्नल फोर्स दे कम्स टू रेस्ट. सपोज अ रोलिंग बॉल, इफ़ वी रोल अ बॉल ऑन अ स्मूथ surface it come to rest after a few time. Why? Nobody has stopped it. Then why it came to rest? To answer this question we will study today's topic, which is friction. Friction is the force that opposes the motion of moving object is called called friction. अब किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के अंदर जो इनविजिबल फोर्स है, एक रोलिंग बॉल को स्मूथ सरफेस पे रोल करवाते हुए जब वो रेस्ट पे आता है तो रेस्ट करवाने की जो फोर्स है, रेस्ट पे लाने की जो फोर्स है, वो इनविजिबल फोर्स फ्रिक्शन की फोर्स है जो कि बॉल की सरफेस और स्मूथ सरफेस के दरमियान में है. So friction is a force that comes into action as soon as a body is pushed. फ्रिक्शन ही वो फोर्स है जो तब एक्शन में आ जाती है जब कोई ना कोई बॉडी किसी चीज़ को किसी दूसरी सरफेस पे पुश या पुल करवाया जाता है. सॉलिड के केस में जो दो बॉडीज़ के दरमियान फ्रिक्शन की फ़ोर्स होती है वो उन दोनों बॉडीज़ के नेचर पे डिपेंड कर रही होती है कि उन दोनों बॉडीज़ की सरफेस की नेचर क्या है. अगर आप अपने हाथ को किसी डिफरेंट सरफेसेस पे रब करें, अपने पाम को, तो आपको महसूस होगा कि हर सरफेस एक दूसरे से मुख्तलिफ है. जैसे कि एक वुडन टेबल की सरफेस, कारपेट की सरफेस, पॉलिश्ड मार्बल की सरफेस, ब्रिक की सरफेस, ये सारी सरफेसेस आपको मुख्तलिफ महसूस होंगी. कुछ स्मूदर हैं जबकि कुछ जो हैं वो खुरदरी आपको महसूस होंगी. इसके अलावा जितनी प्रेशर से आप किसी भी सरफेस पे अपने पाम को प्रेस करेंगे उतना ही डिफ़िकल्ट होगा उसको उस सरफेस पे मूव करवाना. क्यों फ्रिक्शन की फ़ोर्स जो है वो अपोज़ करती है मोशन को, इसके जवाब देखने के लिए अगर हम किसी भी सरफेस को माइक्रोस्कोपिक व्यू देखें तो हमें पता चलेगा, जैसे कि आपको इस फिगर में दिखाया गया है. द मैग्नीफाइड व्यू ऑफ द टू सरफेसेस इज़ शोन इन द फिगर. कोल्ड वेल्ड्स जो हैं वो क्रस्ट और ट्रफ्स हैं जो कि एक सरफेस को दूसरी सरफेस पे मूव करने में रुकावट की वजह बन रहे हैं. द कॉन्टैक्ट पॉइंट बिटवीन द टू फोर सरफेसेस फॉर्म अ सॉर्ट ऑफ कोल्ड वेल्ड्स. कोल्ड वेल्ड्स की डेफिनेशन गिवन है. दीज कोल्ड वेल्ड रेजिस्ट द सरफेस फ्रॉम स्लाइडिंग ओवर ईच अदर. ये कोल्ड वेल्ड्स किसी भी एक सरफेस को दूसरी सरफेस पे स्लाइड करने में मुश्किल देते हैं. और इसके अलावा अगर किसी चीज़ का वेट ज़्यादा है तो ज़्यादा प्रेशर एक सरफेस का दूसरी सरफेस पे पड़ेगा और वेट के ज़्यादा होने की वजह से, प्रेशर के ज़्यादा होने की वजह से रेजिस्टेंस मज़ीद इंक्रीज़ हो जाएगी. जितना ज़्यादा प्रेसिंग फ़ोर्स होगी उतनी ही ज़्यादा फ्रिक्शन की फ़ोर्स भी ज़्यादा हो जाएगी. फ्रिक्शन अप्लाइड फ़ोर्स के हमेशा इक्वल होगी. जितनी फ़ोर्स हम अप्लाई करेंगे एक सरफेस को दूसरी सरफेस पे स्लाइड करने के लिए, फ्रिक्शन की फ़ोर्स उतनी ही ज़्यादा होती जाएगी. ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली रिलेटेड हैं. और लेकिन जो फ्रिक्शन की फ़ोर्स है एक ख़ास वैल्यू से ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हो सकती. मतलब कि अगर हम एक सरफेस को दूसरी सरफेस पे स्लाइड करना चाहते हैं तो स्लाइड करने पर एक फ्रिक्शन की एक ख़ास वैल्यू को ओवरकम करना होगा. उन दोनों के फोर्सेस के दरमियान जो कोल्ड वेल्ड हैं, इनकी जो फोर्स है, कोल्ड वेल्ड्स की वजह से जो अपोजिशन की फ़ोर्स है, उस फोर्स से ज़्यादा फोर्स अगर हम लगाएंगे तो ही हम एक सरफेस को दूसरी सरफेस पे स्लाइड कर सकते हैं. और ये जो मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू है, फोर्स की फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है उसको हम कहते हैं फोर्स ऑन लिमिटिंग फ्रिक्शन. एस से इसको डिनोट किया जाता है. और ये अमूमन दो फोर्सेस के दरमियान प्रेसिंग फ़ोर्स के पे डिपेंड कर रही होती है. और इसमें लिमिटिंग फ़ोर्स की फ्रिक्शन, ये लिमिटिंग फ़ोर्स की फ्रिक्शन और रिएक्शन की फ़ोर्स,
इन दोनों की रेशो के इक्वल हमारे पास एक कोफिशिएंट आता है जिसको हम फ्रिक्शन का कोफिशिएंट कहते हैं। और ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दो फोर्सेस के दरमियान डायरेक्टली रिलेटेड होती हैं उस रिएक्शन की फ़ोर्स के जो कि इसके ऑपोजिट होता है। और जब हम इन दोनों के दरमियान प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाएंगे तो हम एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाएंगे और वो कांस्टेंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के तौर पे रिप्रेजेंट किया जाएगा। और कोफिशिएंट फ्रिक्शन आपको म्यू जैसे कि रिप्रेजेंट नीचे दिखाया गया है इक्वेशन 3.20 में, म्यू इज़ इक्वल टू एफ एस ओवर आर, एफ एस इज़ इक्वल टू म्यू आर इक्वेशन। उसके बाद नीचे आर कैपिटल आर रिएक्शन में आपको पता है जो फोर्स ऑफ रिएक्शन हमने न्यूटन के लॉज पढ़े उसमें थर्ड लॉ में हमने देखा कि बुक की एक एग्जांपल देखी थी जिसमें वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में था और उसके ऑपोजिट हमने रिएक्शन की फोर्स को हमने कहा कि एक ऑपोजिट फोर्स एज ए रिएक्शन होगी जिसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं और वो वेट एम जी के इक्वल है। तो यहाँ पे वही चीज़ यूज़ की गई है, आर इज़ इक्वल टू एम जी। अगर अब R की वैल्यू हम 3.21 फिगर में पुट करें तो हमारे पास फ्रिक्शन का एक फार्मूला आ जाएगा, एफ एस इज इक्वल टू म्यू एम जी। फ्रिक्शन इज़ नीडेड टू वॉक ऑन द ग्राउंड। हमें ज़मीन पर चलने के लिए फ्रिक्शन की ज़रूरत होती है। अगर ऐसा ना हो तो बहुत स्मूथ सरफेस होने की वजह से एक सरफेस दूसरी सरफेस पे स्लिप हो जाए और हमारे लिए चलना मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद आपको फ्रिक्शन के यूजेस और इसके ड्रॉबैक्स दिए गए हैं, आप उसको देख लेंगे। ये आप पढ़ लेंगे आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद आगे देखें रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में। रोलिंग फ्रिक्शन, वाई व्हील इज़ ऑन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन ऑफ द हिस्ट्री मैनकाइंड। द फर्स्ट थिंग अबाउट अ व्हील इज़ दैट इट रोल्स एज इट मूव्स रैदर देन टू स्लाइड। ये रोल करता है स्लाइड करने की बजाय। अब रोलिंग फ्रिक्शन जो है स्लाइडिंग फ्रिक्शन की निस्बत कम होती है। इसकी क्या वजह है? यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, वाई रोलिंग फ्रिक्शन इज़ लेस देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। आप ये क्वेश्चन साइड पे लिख लें और उसका आंसर लिखेंगे। जब भी व्हील के एक्सल को पुश किया जाता है, व्हील के एक्सल को पुश किया जाता है तो व्हील और ग्राउंड के दरमियान एक फोर्स, फ्रिक्शन की फ़ोर्स होती है और वो जो कि उनके दरमियान कांटेक्ट की वजह से होती है। जब जो है वो ग्राउंड के पे एक एक्शन की फ़ोर्स अप्लाई करता है और ग्राउंड एक रिएक्शन की फ़ोर्स अप्लाई करता है। ये रिएक्शन की फ़ोर्स इन दोनों के दरमियान कांटेक्ट पॉइंट्स के दरमियान फ़िक्स हो जाती है और व्हील की और उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फ़ोर्स अप्लाई करती हैं। तो इस तरह से जो व्हील है वो रोल करता है बनिस्बत उसके वेल्ड्स को, कोल्ड वेल्ड्स को पे कोई किसी भी किस्म की उसकी शेप में चेंज लाने की बजाय वो उन कोल्ड वेल्ड्स के अंदर अपने व्हील के कोल्ड वेल्ड्स फिक्स होते हैं और आगे की तरफ फोर्स अप्लाई करते हैं। और इस तरह से जो इसमें फ़ोर्स की डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहने की बजाय फॉरवर्ड डायरेक्शन में उसकी फोर्स की डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से जो व्हील है वो किसी दूसरी सरफेस पे इजीली रोल कर है। तो आप इसका आंसर लिख लेंगे, व्हेन द एक्सल ऑफ अ व्हील इज पुश्ड, यहाँ से लेके इस पैराग्राफ की लास्ट थर्ड लाइन में, एक्सट्रीमली स्मॉल देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब ये जो रोलिंग फ्रिक्शन का जो है रोलिंग फ्रिक्शन के इस फैक्ट को यूज़ किया जाता है बॉल बेयरिंग में और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ्रिक्शन के इफ़ेक्ट को और फोर्स के जो फोर्स उस बॉल बेयरिंग में यूज़ की जाती है उसकी डिसिपेशन को ओवरकम किया जा सके। अब जो व्हील है, द व्हील वुड नॉट रोल ऑन पुशिंग इट इफ़ देयर वुड बी नो फ्रिक्शन। जो व्हील है वो रोल नहीं करेगा अगर दोनों सर्फेसिस के दरमियान फ्रिक्शन मौजूद ना हो। और इस फ्रिक्शन को मेंटेन रखने के लिए जैसे कि फिगर 320 में आपको दिखाया गया है, थ्रेडिंग ऑन द लेयर प्रोवाइडेड गुड रोड ट्रिप, कि थ्रेडिंग जो व्हील पे थ्रेडिंग की जाती है, इसमें कोल्ड वेल्ड्स की शेप में कोल्ड वेल्ड्स बनाए जाते हैं ताकि फ्रिक्शन को इंक्रीज़ किया जा सके और इसकी वजह से व्हील और सरफेस के दरमियान स्लाइडिंग नहीं होती। और स्लाइडिंग के केस में क्योंकि फोर्स बहुत ज़्यादा
डिसिपेट हो जाती है, उस डिसिपेशन से बचने के लिए, स्लाइडिंग से बचने के लिए इन व्हील्स पे थ्रेडिंग की जाती है, ताकि इनके रोलिंग फ्रिक्शन को इंक्रीज़ किया जा सके, और रोलिंग फ्रिक्शन को इस तरह से इंक्रीज़ करके इसको यूज़ किया जाता है। आगे इसके फिर से आपको यूजेस दिखाए गए हैं। ओके क्लास, उम्मीद है कि आपको टॉपिक आज का अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इस टॉपिक के बाद आपका इस चैप्टर की थेरेटिकल ख़त्म हो गया है। उम्मीद है कि आप लोगों को सारे चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लाइव क्लास में मुझसे पूछ सकते हैं। ओके क्लास, फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।